दोस्तों, ईरान और यूएस की वॉर में इंडिया कहाँ खड़ा है? चार बाहर से ऑयल तक सब दांव पे लगा है। आप आंखें बंद करके 2 मिनट सोचिए और देखिए आप किधर खड़े हैं, ईरान की तरफ खड़े हैं या यूएसए की तरफ खड़े हैं। जब आप ईरान की तरफ खड़े होते हैं तो आप देखते हैं अमेरिका ने क्या किया, और जब अमेरिका की तरफ खड़े होते हैं तो आप देखते हैं ईरान ने क्या किया। एक एक करके बात करते हैं। ईरान ने, आप जानते हैं, हमास को सपोर्ट किया, हौतीस को सपोर्ट किया, उसके बाद हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, और जितना भी एक इस्लामिक आतंकवाद है दुनिया में, उसका एक बहुत बड़ा परसेंटेज ईरान के हाथ में है। उनकी जो आईआरजीसी है उसके हाथ में है। इवन ईरान की पब्लिक ईरान के साथ नहीं है। तो एक अत्याचार किया हुआ था ईरान ने पूरे वर्ल्ड के ऊपर, इजराइल के ऊपर और पूरे गल्फ के ऊपर। तो आप सोचेंगे यार अमेरिका तो बिल्कुल ठीक है, अमेरिका ने जो किया इजराइल के कहने पे, वो तो यार बिल्कुल ठीक किया। ये तो उन्होंने तो पूरे दुनिया में आतंक मचा के रखा हुआ था। लेकिन अगर आप दूसरी तरीके से सोचेंगे तो ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, बनाने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं। अमेरिका कह रहा है कि तुम बना नहीं सकते, तुम बनाओगे तो हम तुमको मार डालेंगे, जबकि खुद के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपने, ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स रखी तो हम ईरान को खत्म कर देंगे। और ईरान क्या कहता है? एक पुष्पा फिल्म का डायलॉग याद है आपको? मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है वे फायर। और वही ईरान अमेरिका के साथ कर रहा है। हम सोचते थे 2 3 4 दिन में वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन आज 15वां दिन है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे कई 15 दिन आएंगे। तो दोस्तों, अगर हम ईरान की तरफ से सोचें तो भाई अमेरिका, तुम उनके सुप्रीम लीडर को टारगेट करके मौत के घाट उतार दो। तुम उनके स्कूल में हमला करके ईरानी बच्चों की जान ले लो। तुम उनको बिना शर्त कहो कि आप सरेंडर करो, ये भी नहीं कि वॉर खत्म करो, सरेंडर करो। बिना शर्त सरेंडर ना करने पे चेतावनी दो, फिर कहो कि आप अपना रिजीम चेंज करो। मतलब, और उसकी जगह रिजीम चेंज करके आप अपना पिट्ठू बैठा दो वहां पे। तुम उसके लीडर का चुनाव भी खुद करना चाहो और ईरान की सत्ता को आप रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहो। जो एक सोवरेन देश होता है, आप उसकी जो खुद मुख्तारी है आप उसको छीन लो। मतलब आप सुप्रीम लीडर की जान ले लो, उसके बाद कह दो कि जो है, जो दूसरा है मुर्तजा, उसको भी हमने मार दिया, या उसकी टांग कट गई है, या वो मरने वाला है। आप कुछ भी कह दो। मतलब तुम रोज उसको तबाह करने की और जंग जीतने का ऐलान करो। डेली सुबह उठ के वो सबसे पहले ये कहता है कि हम जंग जीत गए, या तो तुम सरेंडर कर दो। आप जो स्टेट ऑफ हार्मुस है, आप कहते हो कि बाकी लोग चलो भाई अपने शिप्स निकालो वहां से, सब सेफ है। अरे, सब सेफ है तो निकल क्यों नहीं रहे? इंडिया परमिशन मांग रहा है ईरान से, पाकिस्तान मांग रहा है, उसको मिली नहीं। बांग्लादेश को परमिशन मिली, चाइना को ओपन है। आज ईरान ने क्या बोला कि देखिए भैया, जो देश हमारे दोस्त हैं या जो इस वॉर में अमेरिका के साथ नहीं है, हम उनके शिप्स को पास होने देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अधिकार तो उनके पास है ना अभी। कंट्रोल कौन कर रहा है फिर? कंट्रोल तो कौन कर रहा है? कंट्रोल आज के दिन में ईरान कर रहा है। तो अमेरिका क्यों कह रहा है कि तुम अपने शिप्स निकालो? या तो उसको आइडिया ही नहीं है, और या वो अब बताना नहीं चाह रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो रिजीम चेंज हो रहा है वो ईरान में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है। अब तो हमको मामला कुछ जो है वो घपले वाला लग रहा है साहब। और
इसलिए मैं आप लोग से ये बोलता हूँ कि एक बार सोचिए कि हम क्या चाह रहे हैं? हम किस तरफ खड़े हैं? हम अमेरिका को चाहते हैं कि ईरान को खत्म करें या ईरान को चाहते हैं अमेरिका को खत्म करें? हम दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। अब अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, और टॉपिक पे आने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो ये जो सपोज कीजिए अमेरिका और ईरान के बीच में फुल फ्लेजेड वॉर हो जाती है, तो इंडिया क्या करेगा? सोचिए। इंडिया ईरान से हर साल लाखों करोड़ों का ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया के 90 लाख वर्कर्स मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। इंडिया का 4 बार पोर्ट पे डील भी है जो हमने ईरान के साथ किया, आपको पता है। वो सब दांव पे लगेगा। और अमेरिका, वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, डिफेंस सप्लायर है। तो हम किसके साथ खड़े होंगे दोस्तों? और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आज हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये चक्कर क्या है। आज हम 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे दोस्तों। पहला, कि ईरान और यूएस का टेंशन अभी किस मोड़ पे है, इसका बैकग्राउंड क्या है आज की डेट में। दूसरा, इंडिया के डायरेक्टली क्या इंटरेस्ट है और पूरे पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में, ऑयल का, ट्रेड का, पोर्ट्स का, डायस्पोरा का, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, वो क्या है। और तीसरा, क्या इंडिया आज भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो कर सकता है या फिर कुछ दिनों के बाद या आज ये एक डिप्लोमेटिक जुमला बन के रह जाएगा दोस्तों। और लास्ट में मैं अपनी पर्सनल राय आपको दूंगा जो शायद कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल जरूर लगे, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं बोलूंगा जरूर। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी दोस्तों ये कोई नई नहीं है, ये 1979 से चली आ रही है। जब ईरान में आपको पता होगा इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था और अमेरिका एम्बेसी के जो 50 या 55 डिप्लोमेट्स थे उनको 400 दिनों से ज्यादा दिनों तक हॉस्टेज रखा गया था। उस दिन से आज तक दोनों देशों के बीच में कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। लेकिन 2025 में सिचुएशन और एक्सलेट हो गई थी, आपको पता है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद ईरान ने जो आपका यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट जो होता है वो 60% से ऊपर पहुंचा दी थी और ये कहा था कि ये वेपन ग्रेड का है। अमेरिका ने कहा था कि हम वेपन ग्रेड का यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं होने देंगे, और इसीलिए इसीलिए बॉम्बिंग भी की थी उनके 3 न्यूक्लियर प्लांट्स पे B2 बॉम्बर से, याद होगा आपको 2025 में। अब क्या हो रहा है कि स्टेट ऑफ हार्मुज में भी टेंशन बढ़ रहे हैं। ये जैसे मैंने पहले बताया यहां से 20% पूरे वर्ल्ड का ऑयल गुजरता है, और इंडिया का भी आप देखिए तो 60% है, और उसको मैं बोलूं तो $60 बिलियन का ऑयल यहां से इंपोर्ट होता है इंडिया इंडिया पे। तो अब यहां पे क्या होता है कि इंडिया का ये केवल डिप्लोमेटिक इशू नहीं रह जाता है, ये इंडिया की इकोनॉमी का इशू भी रह जाता है। इंडिया के हर किचन का सवाल यहाँ पे हो जाता है, और हमको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमसे बहुत दूर है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट हमसे दूर नहीं है, हमारे दरवाजे पे खड़ा है। आज इंडिया में गैस नहीं मिल रही है, सिलेंडर्स। हम लोग के यहाँ तो पीएनजी आती है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गैस सिलेंडर्स लेते हैं वो गैस सिलेंडर आज की डेट में दिक्कत से मिल रहे हैं। ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है उनको तो मिल रहे हैं, लेकिन पहले के ज्यादातर लोग नॉन रजिस्ट्रेशन करा के भी ले लेते थे, वो अब नहीं मिल रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंडिया के 5 कौन कौन से सबसे बड़े स्टेक्स हैं। पहला, इंडिया का ऑयल और एनर्जी की सिक्योरिटी। ये तो क्लियर कट है, क्योंकि
18-19 में इंडिया हर महीने ईरान से करीब 2.5 लाख बैरल पर डे इंपोर्ट करता था। फिर आपको पता है अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, इंडिया ने इंपोर्ट बंद किया, फिर ईरान से ऑयल बंद किया, फिर ईरान का ऑयल बहुत सस्ता था और मतलब बहुत ही ज़्यादा सस्ता था। डिस्काउंट रेट्स पे मिलता था, पेमेंट भी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, पैसे में भी हम लोग डील करते थे, रुपए में डील करते थे। अब अगर ये वॉर बढ़ती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक हो जाता है, आज तो परमिशन दी है इंडिया को, कल को पता नहीं इंडिया के परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इंडिया को ग्लोबल मार्केट से फिर जाके ऑयल खरीदना होगा और वो रेट होगा जो कि ईरान से भी ज्यादा है और रशिया से भी ज्यादा है। आज एक बैरल 100 रुपए का मिल रहा है, सॉरी $100 का मिल रहा है। तो क्या होगा? रशिया ने भी कहा कि भैया आप हमसे ले लीजिए, लेकिन ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि जो पहले हम डिस्काउंट देते थे वो आपको अब डिस्काउंट देंगे। लेकिन ये कब तक है? जब तक कि वॉर खत्म नहीं होती। और अगर वॉर लंबी चली तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा एग्रीगेट करने वाली है, एब्रीवेट करने वाली है दोस्तों। और इसका असर जानते हैं आप, पेट्रोल और डीजल के रेट पे होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हर कॉमन आदमी की जेब पे इसका असर होगा दोस्तों। अच्छा, दूसरा एक जो डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया पे आएगा वो है चाबहार पोर्ट का। ये इंडिया का सबसे ज्यादा, मैं कहता हूं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इंडिया ने चाबहार पोर्ट को ईरान के साथ डेवलप किया क्योंकि इंडिया क्या चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक रास्ता बनाना चाहता था। और इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 85 मिलियन इन्वेस्ट भी किया है। और इंडिया ईरान अफगानिस्तान कॉरिडोर, जिसे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कहते हैं, वो इंडिया को रशिया और फिर यूरोप, उनको पूरा कनेक्ट करता था। इसलिए मैं कहता हूं ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये इंडिया की लैंडलॉक कनेक्टिविटी का एकमात्र इंडिपेंडेंट रूट है जिसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। और अगर ये ईरान पर वॉर बढ़ती रहती है, ये पोर्ट या तो रहेगा या डिस्ट्रॉय होगा, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जानी है क्योंकि वो पूरी एरिया वो अनस्टेबल हो जाएगा और पूरा इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट वो धूल में मिल जाएगा दोस्तों। अब इंडिया का तीसरा स्टेक क्या है? बहुत बड़ा है दोस्तों, इंडिया का डायस्पोरा। मिडिल ईस्ट में लगभग 90 लाख इंडियंस काम करते हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन। इन सभी देश की इकोनॉमी और स्टेबिलिटी ये डायरेक्ट ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई है। आपको देख रहे हैं कि ईरान सब जगह बॉम्ब मार रहा है, यूएवी मिसाइल मार रहा है, यूएई में भी, सऊदी अरेबिया में भी, कुवैत में भी, ओमान में भी, बहरीन में भी, सब में। और अगर ये ईरान की वॉर ये रीजनल वॉर बन जाती है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है और मैं ये देख रहा हूं होते हुए, कुछ समय बाद क्या होगा आप देखिएगा, अमेरिका थोड़ा पीछे हटेगा और आगे इन कंट्रीज को, गल्फ कंट्रीज को लड़ा देगा आपस में कि तुम लोग आपस में लड़ते मरो। ये पॉसिबिलिटी है ये। तब उसका डायरेक्ट इफेक्ट इंडिया में आएगा क्योंकि हम अपना 80% ऑयल इनसे लेते हैं आज की डेट में, पूरी गल्फ कंट्रीज को मिला के। रशिया से अब कम हो गया, 20% करीब हो गया, 5% हम यूएस लेते हैं। इसका मतलब 75 to 80% हम जो है केवल गल्फ स्टेट से ले रहे हैं। तो इसमें भी हमको दिक्कत आएगी। दूसरी हमको दिक्कत क्या आएगी दोस्तों? वो आएगी इवैक्यूएशन में। अगर बढ़ जाता है तो 90 लाख लोग हैं, अगर 50 लाख की भी जॉब चली जाती है उसके अंदर तो क्या होगा? एक तो रेमिटेंस बंद होगा। आपको पता है कि इंडिया को हर साल मिडिल ईस्ट से करीब $40 बिलियन का रेमिटेंस आता है। $40 बिलियन। देखिए, ये $40 बिलियन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो डॉलर्स वर्ड लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास डॉलर्स आने चाहिए। हम जब बेचेंगे बाहर कंट्री में तो वो डॉलर आएगा।
और उन डॉलर से फिर आगे हम पेट्रोल, डीजल, एनर्जी, बाकी चीज परचेज कर सकते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है, तो ये मुश्किल आएगी। और जो $40 बिलियन है, दैट इज ए बिग अमाउंट जो कि हमको रेमिटेंस से मिलता है। तो इसमें भी ये भी पूरा पैसा दांव पे लग जाएगा दोस्तों। अच्छा, दूसरा एक और एक फैक्टर है जो मैं सोच रहा हूं, वो है रशिया और चाइना का। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान यूएस का नहीं है, इसमें इनडायरेक्ट वे में रशिया और चाइना दोनों साथ में आ गए हैं ईरान के। ये तो आपको पता होगा। अच्छा, एससीओ का फुल मेंबर है ईरान। रशिया, ईरान और चाइना तीनों मिलके एक इनफॉर्मल एक्सिस भी बना रहे हैं। और इंडिया, अब देखिए, इंडिया एससीओ का भी मेंबर है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, इंडिया रशिया से ऑयल भी खरीदता है, इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। तो इंडिया इस वक्त सब चेयर्स पे एक साथ बैठा हुआ है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। और क्योंकि हर कुर्सी एक दूसरे को खींच रही है। अब देखिए, एससीओ बिल्कुल अलग चीज है, क्वाड अलग चीज है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर अलग है, रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर अलग है। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, जो कि मैंने शुरू में बताया कि नॉन अलाइनमेंट कब तक रह सकती है इंडिया इसमें। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक चैलेंज होने वाला है। अच्छा, पांचवा पॉइंट मेरा है न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन का। अगर ईरान बाई चांस न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो क्या होगा? सऊदी अरब कहेगा हमको भी चाहिए, और उसको कौन देगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑलरेडी न्यूक्लियर आर्म है, वो रशिया को देगा, सॉरी, सऊदी अरेबिया को देगा। उससे क्या होगा? पूरा साउथ एशिया और वेस्ट एशिया ये एक नया न्यूक्लियर आर्म रेस में आ जाएगा। और ये सब होगा इंडिया के अगल बगल में। अब ये सिर्फ ग्लोबल इशू नहीं रह जाएगा, ये इंडिया की डायरेक्ट सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाएगा। अब इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये कहे जी हमारा इस वॉर से कोई लेना देना नहीं है, ये भी अब संभव नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपके स्टेक्स हो गए हैं, आप स्टेक होल्डर हो चुके हैं, क्योंकि आपकी कंट्री को इफेक्ट हो रहा है। अब यहां पे आता है कि यही वो मोमेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा नॉन अलाइनमेंट का। ये इंडिया की, आपको भी पता है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उसका सबसे बड़ा पिलर था। 1961 में आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। कोल्ड वॉर में भी ना हम अमेरिका के साथ थे, ना सोवियत यूनियन के साथ थे। एक प्रिंसिपल था, एक आइडेंटिटी थी, लेकिन आज आज की दुनिया 1961 की नहीं है। कोल्ड वॉर बाइनरी था, दो साइड्स के बीच में था। आज मल्टीपोलर है, मल्टीपल पावर्स हैं, मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। और नॉन अलाइनमेंट का मतलब आज सिर्फ दोनों से दूर रहना नहीं है। आज नॉन अलाइनमेंट का मतलब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी इंडिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हर इश्यू पे इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा। अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी और डिफेंस पे, रशिया के साथ एनर्जी पे, ईरान के साथ कनेक्टिविटी पे, चाइना के साथ कंपटीशन और कॉशन दोनों में। ये एक बहुत बड़ा जगलिंग एक्ट है। ऑल्दो ये इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्योंकि एक पॉइंट ऐसे आता है, और ऐसा आ गया है लगभग, कि आपका फेंस पे बैठना मुश्किल हो गया है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहां हो, किसके साथ हो। कोई तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको। आप विश्व गुरु बनके बॉर्डर पे नहीं बैठ सकते। मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके ईरान से भी दोस्ती है, आपकी इजराइल से भी दोस्ती है, आपकी यूएस भी सुनता है, आपकी रशिया भी सुनता है, आपका यूरोप भी सुनता है, आपका साउथ भी सुनता है। जब आपकी दुनिया में सब सुनते हैं,
तो आप आज की डेट में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आप वर्ल्ड में शांति लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? कोशिश तो कर सकते हैं ना। सॉल्यूशन बहुत मुश्किल है आज की डेट में, क्योंकि अमेरिका कहता है सरेंडर करो, सरेंडर करो, सरेंडर करो। वॉर खत्म हो रही है 1 दिन में, 2 दिन में। ईरान कहता है हम तो सालों लड़ेंगे, हमारे पास ड्रोन है, छोटे 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 ड्रोन, जो हम 1 दिन में 2000 बना लेते हैं। और उसको एक ड्रोन को मारने के लिए तुम्हें अपनी मिसाइल यूज करनी पड़ती है। एक दिन में अमेरिका का 3000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इजराइल का 2500 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा है वॉर का। और वहीं ईरान का 500 करोड़ खर्चा है एक दिन का। अंतर देख रहे हैं? तो कौन नीचे जा रहा है? अमेरिका। ये वॉर जितनी लंबी चलेगी, अमेरिका को और इजराइल को उतना ही नुकसान होगा। ईरान तो तबाह हो गई, लेकिन एक ऐसे कंट्री को जो सॉवरेन कंट्री है, और मैं तो कह रहा हूं कि जो 50 से ज्यादा मुस्लिम कंट्री है, उसमें केवल एक ईरान है जो खड़ा हुआ है, जो उसूलों पे लड़ता है। उसके उसूल गलत हो सकते हैं और गलत हैं, लेकिन जिन उसूलों को वो सही मानता है, उसके लिए लड़ रहा है, और केवल अकेला मुस्लिम देश है। आप ऐसे देश को कह रहे हो कि सरेंडर कर दो। ये क्या बेवकूफी है ट्रम्प साहब? आप एक पोलाइट एनवायरमेंट में आप वॉर खत्म कर सकते हैं, कुछ उनको दे के, कुछ उनको लेके। मतलब आपको देना नहीं है, लेकिन आपको बोलना है कि हमने ये चीज दे दी। ईरान से भी आपकी बात हो सकती है कि ठीक है, फॉर पब्लिक कन्वीनियंस हम ये बोलेंगे कि हमने ये चीज छोड़ी, आपने ये चीज छोड़ी, हम दोनों में समझौता हो गया। लेकिन अल्टीमेटली इंटरनल ये है कि आप हारे हो, हम जीते हैं। लेकिन ना जी, सुबह उठ के पहला काम ब्रश करने के पहले उसका काम है कि आप वो तो बर्बाद कर दिया हमने ईरान को। ईरान के पास तो कुछ है ही नहीं। उनसे कहे सरेंडर करें, आज करेंगे, दोपहर तक कर देंगे। वो पीछे पड़े हैं मुझसे कि मेरे से बात कर लो, आ जाइए, बात कर लीजिए। ऐसे आप करेंगे तो आपने, वही बात है ना, फ्लावर समझा क्या नाम से? जो चीज आपने मोदी जी के साथ की, वही आप ईरान के साथ कर रहे हैं। आपने इंडिया को और ईरान को पाकिस्तान समझ लिया। आपने यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज समझ लिए, जो आप अपने टेबल के सामने बैठा के आप बात करते हो लोगों से। 10 लोगों को बैठा दिया। ये कौन कौन है जी? ये तो यूरोप के कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स। 10 10 12 12 प्राइम मिनिस्टर्स को सामने बैठा के आप बात कर रहे हो। ये कर सकते हैं क्योंकि वो डिपेंडेंट हैं आप पे, या उनको अभी तक अपनी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ। मैं ये बात बोलूंगा, हनुमान जी को जैसे अपनी ताकत का अंदाजा हुआ था ना, वैसे जिस दिन जर्मनी को, फ्रांस को, यूके को अपनी ताकत का अंदाजा हो गया ना ट्रम्प साहब, और जो अब हो रहा है, तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। तो मैं यही कहता हूं कि आपने क्या किया है, इंडिया को और ईरान को समझ लिया है पाकिस्तान। ये आपने सबसे बड़ी गलती की है। अच्छा, तो हम लोग जितना बकरा बैठ गया, उसको थोड़ा सा एक हम कहते हैं जिस्ट बनाते हैं उसका कि क्या बात हुई। देखिए, इंडिया का और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट अलग है। ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के लिए एक, केवल एक, आप ये कहिए कि फॉरेन की न्यूज नहीं है। ये डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी को इफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया के पास इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई सेफ साइड नहीं है। मतलब इंडिया की दोनों साइड में दांव लगे हुए हैं। देयर इज नो सेफ साइड फॉर इंडिया। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी केस बाय केस अप्रोच ये इंडिया को करना पड़ेगा। अभी इंडिया की तरफ से प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पॉलिसी है
लेकिन इसके लिए डिप्लोमेटिक स्किल भी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, करेज चाहिए, जो कि आज की गवर्नमेंट के पास है और वो उसको कर भी रही है। पॉइंट नंबर 4, इंडिया को अभी से अपना कोई कंटिजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे ऑयल अल्टरनेटिव्स वो ढूंढ रहे होंगे, और डायस्पोरा इवोकेशन के क्या प्लान्स हैं, अगर बढ़ जाता है तो ट्रेड रूट का क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन का। अभी एक ट्रेड रूट और उन्होंने निकाला है नया, जो कि रशिया की हेल्प से निकाला है, और वो यूरोप जा रहा है, चार बाहर के बगल से। तो वो शायद उसमें क्या होगा कि आप जो चार बार का पोर्ट है उसको नेग्लेक्ट करके उसके बगल से आप निकलेंगे। सो आई मीन दे हैव डन समथिंग टुडे। आई एम नॉट वेरी श्योर एंड नॉट वेरी डिटेल्स में हमको पता नहीं है, लेकिन लेट मी सी, उस पर वर्क करके मैं आपके पास आता हूं, फिर आपको बात करूंगा। तो ये आपको डाइवर्शंस करने पड़ेंगे। अब बात है कि मैं पर्सनली क्या मानता हूं। मैं मेरी थिंकिंग ये है कि इंडिया को बहुत प्रोएक्टिव होके इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पार्टिसिपेट का मतलब वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आपको वॉर को कम करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। अगर आपको अपनी शक्ति दुनिया को दिखानी है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का लोहा मनवाना है, तो आपको अपनी तरफ से प्रयत्न करना पड़ेगा, ईरान से बात करके, यूएस से बात करके, इजराइल से बात करके। आपको सॉल्यूशन मिले ना मिले, आप अपने प्रयास में हारे या जीते, प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया को यह लगना चाहिए कि इंडिया ने ट्राई किया वॉर को रुकवाने के लिए। इंडिया को यह भी नहीं समझना चाहिए कि हम तो बिल्कुल अलग हैं, हमसे क्या मतलब है। और दुनिया में जहां जहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया को पता है कि उसका रिपल इफेक्ट भी आता है, इंडिया के ऊपर ही आएगा। इंडिया की जनसंख्या 145 करोड़ है साहब। हम 145 करोड़ बोले या 146 करोड़ बोले, 147 करोड़ बोले, आप जानते हैं एक ऑस्ट्रेलिया इधर उधर हो रहा है, एक इजराइल इधर उधर हो रहा है, 146 और 147 में अंदर में। जितना हम लोग पॉइंट में बोलते हैं उतना तो पूरी जनसंख्या है इजराइल की, और वो लड़ रहा है वॉर अपने लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। तो हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि उसको लगे कि नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस की वॉर अब ये नहीं है, एवरीथिंग इज सेटल्ड। ईरान को भी लगे हमको भी कुछ मिला है, हमारी भी दुनिया चेंज हुई है, अब हम दुनिया के लिए ओपन है, अब हम जहां चाहें अपना ऑयल बेच सकते हैं, हमारे पास कोई एम्बार्गो नहीं लगा हम पे। ऐसी सिचुएशन क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। और एक तो जरूर है, क्योंकि ईरान ने मान भी लिया था कि ठीक है हम न्यूक्लियर आर्म नहीं बनाएंगे। तो जब उसने खुद मान लिया है तो एक पूरी कमेटी बनाए और वो विजिल करे कि भैया ईरान ऐसी कोई न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए, और बाकी आप पूरे एम्बार्गोज हटा दो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो, सब हटा दो ईरान के ऊपर। क्या ये एक सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि इसी को कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी। दोनों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया की बहुत यूनिक पोजीशन है, बड़ा क्रेडिबल। मैं कहता हूं कि वो मीडिएटर बन सकता है, और साथ साथ में अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन भी करा सकते हैं। और अपना आपको दुनिया में सब कुछ तो करोगे, लेकिन अपना आपको जो इंटरेस्ट है आपका, देखिए, अपना इंटरेस्ट रखना कोई बुरी चीज नहीं है। और वो इसलिए, हम छोटी कंट्री हो तो हम अफोर्ड कर सकते हैं। 140 करोड़ 145 करोड़ के लोगों का, उनमें कई लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। उनको बहुत इफेक्ट होता है कि अगर पेट्रोल का भाव बढ़ जाए,
खाने की चीज़ों का दाम बढ़ जाए, सब्जियों के दामों का बढ़ जाए, तो वो शायद दिन में 3 बार खाना खा नहीं पाएँगे, 1 बार खाना खा पाएँगे। तो जितना इफ़ेक्ट और इतने बड़े लोगों के कंट्री को सँभालना कोई आसान काम थोड़ी ना है। ये कोई न्यूज़ीलैंड थोड़ी ना है, लक्ज़मबर्ग थोड़ी ना है। जो यार 10 गुने भी रेट बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? डीज़ल का, पेट्रोल का 10 गुना रेट बढ़ा दो, 20 गुना बढ़ा दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, लेकिन उनका खाना चलेगा, ऐशो-आराम उनकी चलेगी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। तो हमको तो ये इस वक़्त ये सोचना पड़ेगा कि हम किसी का पिट्ठू ना बने, किसी का कोई दुश्मन ना बने, बस इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी लेके आए और यही हमारी पॉलिसी का असली कंपास होना चाहिए कि इंडिया फर्स्ट पॉलिसी जो इंडिया को अपनानी चाहिए और प्रोएक्टिवली ये वॉर खत्म करने के लिए अपने प्रयत्न करने चाहिए और प्रयत्न दुनिया को दिखाई देने चाहिए। बैकडोर डिप्लोमेसी ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके कुछ अंश आप बाहर भी लाइए, जिससे दुनिया को पता चले कि व्हाट इंडिया इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग इट इन दिस ईरान एंड यूएस वॉर। मैं बार-बार उसको ईरान और यूएस वॉर बोलता हूँ, क्योंकि हमारे इज़राइल में नेतन्याहू साहब तो माचिस लगा के कोने में बैठ गए कि हम लेबनान में अटैक करते रहेंगे, तुम यहाँ पे अटैक करो। अमेरिका बहादुर, तुम ईरान पे अटैक करो, हम लेबनान में करेंगे, हम गाज़ा में करेंगे। तो यही हाल हो गया है। आप लोग दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि एक तो ये कि हम किस तरफ खड़े हैं। एक बार दिमाग में लगा के सोचिए, हम कहाँ खड़े हैं? हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ईरान जीते या हम चाहते हैं यूएस जीते? हम चाहते क्या हैं? और दूसरा, हमें क्या चाहना चाहिए? क्या बेस्ट है जो हम चाहें? और वो चाहने के लिए हम क्या प्रयत्न कर सकते हैं और जो हम प्रयत्न करेंगे उसके क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, इसके बारे में विचार कीजिएगा और अपने कमेंट सबको जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।